तो अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन होता है, उससे भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ता है। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि बहुत सारे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं उससे रिस्क बढ़ता है। हमने जितने डॉक्टर से बातचीत की है, पॉडकास्ट किया है, उनका कहना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो पूरी तरह से सेफ होते हैं। फिर कैसे? नहीं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सेफ है, परंतु कोई भी चीज आप लेंगे तो उसका एक साइड इफेक्ट है। और गॉल ब्लैडर स्टोन इज अ नोन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ ऐसे नाम आप लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, सो दैट ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इनकी वजह से गॉल स्टोन का खतरा बढ़ता है। राइट, जिसको हम नॉर्मली जंक फूड बोलते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, मैदे वाली चीजें, छोले भटूरे, टिक्की, समोसे। आपके हिसाब से क्या क्या लक्षण क्लासिकल ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, ये लक्षण दिखाई दे रहे, मतलब पित्त की थैली में पथरी बन चुका है? देखिए, जो क्लासिकल लक्षण है गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो उसमें राइट साइड में पेन होता है और पेट के ऊपर वाली साइड में पेन होता है। तो एक तेज पेन होगा जो पेट की अपर राइट एंड अपर एब्डोमेन के अंदर होगा, और जिसके साथ वॉमिटिंग आती है, और ये पेन हमारा राइट शोल्डर में या बैक के अंदर भी रेफर होता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो गॉल ब्लैडर फट के और पूरे पेट के अंदर बहुत तेज दर्द और पस भी भर सकती है। तो कौन से टेस्ट करा सकते हैं अगर हमें पहचानना हो या जानना हो पेट का अल्ट्रासाउंड। पथरी तो नहीं? पेट का अल्ट्रासाउंड। पेट का अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे अच्छा टेस्ट है। एक इकलौते टेस्ट से आपको पित्त की थैली की पथरी है, नहीं है, कहाँ पर है, क्या और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं करी, वो सारा उससे पता चल जाएगा। बता रहे थे तो जैसे किडनी स्टोन्स की सर्जरी होती है या फिर कई बार किडनी स्टोन हो जाता है तो कुछ ऐसे बोला जाता है कि खुद ही निकल जाएगा स्टोन। तो पित्त की थैली में पथरी बन जाता है तो कहा जाता है या कहा जा सकता है कि अगर स्टोन खुद निकल जाए तो ज्यादा बेटर, या सिर्फ सर्जरी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत कंफ्यूजन होता है। किडनी स्टोन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दवाई देके उसे निकाल दें, यूरिन के जरिए, कि वो यूरिन के जरिए, यूरिन के पाइप से यूरेटर के अंदर आके और निकल जाए। परंतु गॉल ब्लैडर स्टोन को हम बाइल डक्ट के थ्रू नहीं निकालना चाहते। नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की, वो निकलते वक्त ही होती है। जैसे ही वो बाइल डक्ट में आएगा तभी वो जॉन्डिस करेगा, तभी वो पेंक्रियाज में सूजन करेगा, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कई लोग एप्पल जूस, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे लोग बताते हैं कि अगर आपको पित्त की थैली में पथरी हो गया है तो ये जूस पी लीजिए तो जो पथरी है खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है या नहीं? देखिए, घरेलू नुस्खे हमारे यहाँ हर बीमारी के हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। और नॉट जस्ट घरेलू, बट बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी बैठ के गॉल ब्लैडर स्टोन की दवाई दे रहे हैं, और वो हमने ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं उन चीज़ों की कि गॉल ब्लैडर तो खराब था ही, दवाई से लिवर और खराब हो गया और गॉल ब्लैडर स्टोन वहीं के वहीं है। ओके। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है, और अगर किसी के पास है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएं, उसको पब्लिक के सामने प्रूव करें, तो हम सारे इन ऑपरेशंस को बंद करें और सबको वो दवाई देना शुरू करें। इंडिया में आजकल पित्त की थैली में पथरी बनने के केसेस जो है वो काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, और एक रिपोर्ट की माने तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाने वाली वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जरी है। गॉल स्टोन में जब प्रॉब्लम होने लगती है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स बनने लगते हैं, तब ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। एक बहुत ही अनबियरेबल सा पेन होता है जिसकी वजह से खाना पीना, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या है, और क्या गॉल स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, और अगर निकाल दिया भी जाता है तो क्या इसके बाद सर्वाइवल पॉसिबल है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक बिंदल, जो कि सीनियर डायरेक्टर और हेड हैं रोबोटिक मिनिमल एक्सेस और बेरियाट्रिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मीरा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि हम अभी बातचीत भी कर रहे थे कि इंडिया में वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जरी है गॉल स्टोन्स की, जो की जाती है। तो आपके हिसाब से, आपने अब तक के करियर में इतने सारे केसेस आई एम श्योर हैंडल किए होंगे, आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी कॉमन है ये? इसके पीछे क्या कारण है कि पित्त की थैली में पथरी बनती है और फिर सर्जरी तक की नौबत आती है? देखिए, पित्त की थैली की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये पूरी दुनिया में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कॉमन नॉर्थ इंडिया में है। Okay. तो ये एक एनवायरमेंटल जेनेटिक पूल है यहाँ पर, जिसे हम गंगा यमुना बेल्ट बोलते हैं।
और अगर आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर मल्टीपल टाइम्स एज अपोज टू साउथ इंडिया। ओके। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तब भी हमारे यहाँ इंसिडेंस गॉल ब्लैडर स्टोन्स का बहुत ज्यादा है। और नॉट जस्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स बट गॉल ब्लैडर कैंसर का भी। अच्छा। तो जब हम गॉल ब्लैडर डिजीजेस की बात करते हैं उसमें पथरी एक चीज है, कैंसर दूसरी चीज है, और दोनों का इंसिडेंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंगा यमुना बेल्ट में है। अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार आगे तक ये पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन से स्टडीड है। और बहुत कॉमनली हम इसका ऑपरेशन करते हैं। इसे हम लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से पिछले 20 साल से कर रहे हैं और हमने 20,000 से ज्यादा ये सर्जरीज की हैं। अब ये क्यों इतना कॉमन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एक तो जो यहाँ का हमारा मिनरल्स है, जो हमारा पानी है, जो हमारा जेनेटिक पूल है, दैट इज वन फैक्टर, जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी इसके अंदर है। और उसके अलावा कुछ डिजीज प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं। क्या क्या है वो डिजीज? अगर हम डिजीज की बात करें, किसी को अगर हिमोलिटिक एनीमिया है, अगर किसी को स्प्लीनोमेगेली है, अगर किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर है, उनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले दो जो आपने बताया थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेगा, क्या है वो? तो अगर किसी को थैलेसीमिया है, जैसे आप देखेंगे किसी को ब्लड नहीं बन रहा है ठीक से, या ब्लड टूट रहा है, खून टूट रहा है, खून की कमी रहती है, इसका मतलब उनके ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। ब्लड सेल्स टूट रहे हैं तो बाइल पिगमेंट बन रहे हैं जो लिवर से सिक्रेट हो रहे हैं, वो गॉल ब्लैडर में सुपर सैचुरेट होके पिगमेंट स्टोन्स बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को खराब करता है। गॉल ब्लैडर का नॉर्मल काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को आगे पुश करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है तो उसमें बाइल खड़ा हो जाता है। तो जैसे खड़े हुए पानी में कीचड़ बनता है, वैसे खड़े हुए बाइल के अंदर स्टोन्स बनते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, तभी इसे हम बोलते हैं फैट 40 fertile females. That is how gallbladder is seen. Some females who are around 40 years of age, fat and fertile, after pregnancy it is the most common subset of patients जहाँ पर आपको gallbladder stones मिलेंगे। और ईस्ट्रोजन से भी गॉलब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल, लिवर से कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन बढ़ता है, तो गॉलब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन होता है, उससे भी गॉलब्लैडर स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ता है। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसा अपने सुपर सैचुरेटेड डाइट ले रहे हैं, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में, उससे कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन लिवर से बढ़ती है, उसकी वजह से गॉलब्लैडर स्टोन्स बढ़ते हैं। ठीक है। और ऐसे मल्टीपल हमारे लाइफस्टाइल प्लस ड्रग्स के इश्यूज हैं। और अगर रैपिड वेट लॉस किया जाता है तब भी गॉलब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस बढ़ता है। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि बहुत सारे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं उससे रिस्क बढ़ता है। हमने जितने डॉक्टर से बातचीत की है, पॉडकास्ट किया है, उनका कहना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो पूरी तरह से सेफ होते हैं। फिर कैसे? नहीं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सेफ है, परंतु कोई भी चीज आप लेंगे तो उसका एक साइड इफेक्ट है। और गॉलब्लैडर स्टोन इज अ नोन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो ये हमें ध्यान रखना होता है, और इसमें कोई मतलब इट इज देयर इन साइंस, तो इसमें कहीं कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अलग तरीके की होते हैं। कुछ प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स होती हैं जिनमें चांसेस कम होते हैं। जो एस्ट्रोजन वाली पिल्स हैं उसके अंदर गॉलब्लैडर स्टोन्स के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बंद कर दें इस वजह से, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आपने एक और चीज कही कि थैलेसीमिया, जिसमें खून की कमी रहती ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कितना भी अपने डाइटरी चेंजेस कर ले, सब कुछ कर ले, उसके बावजूद भी उनका हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। तो कितने चांसेस हैं कि आगे चल करके उनको होगा, और वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं, सो दैट अगर उनको पता है कि वो थैलेसेमिक हैं बट गॉल ब्लैडर स्टोन से खुद को कैसे बचा करके रखें? राइट, देखिए बहुत मुश्किल है अपने आप को बचाना गॉल ब्लैडर स्टोन से। अगर आपको हिमोलिटिक एनीमिया है, थैलेसीमिया है, हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, कुछ और ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर ब्लड टूटता रहता है, तो इट्स अ बॉडी फिनोमिना। उसमें बहुत ज्यादा कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, आप
सुपर सैचुरेटेड डाइट ना ले, मतलब लिवर से कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन अगर कम होता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन का इंसिडेंस कम होता है। लिवर से कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन कम करने के लिए हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर कम लें, हम फैटी चीजें कम लें, हम जंक फूड कम लें। अगर हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं और अपना रेगुलर खाना खाते हैं तो उससे हमारा गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी भी बनी रहती है और लिवर से कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन भी कम होता है। ठीक है। दो मेन कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन के, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आना और गॉल ब्लैडर का मोटिलिटी का खराब होना। तो गॉल ब्लैडर मोटिलिटी का मतलब यह है कि गॉल ब्लैडर का नॉर्मल फंक्शन है बाइल को स्टोर करके रखता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइल आगे देता है। अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए किसी भी कारणवश, तो जैसा हमने बोला कि खड़े पानी में कीचड़ बनता है, वैसे खड़े हुए पित्त में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो मोटिलिटी आपकी हाई फाइबर डाइट से बढ़ती है। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, आप सलाद खाते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं, तो उससे मोटिलिटी अच्छी रहती है और वो आपके गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल सैचुरेशन को भी कम करती है। ये चीज जैसे आपने कही कि कोलेस्ट्रॉल के सीक्रेशन की वजह से भी जो गॉल स्टोन्स है उनका खतरा बढ़ जाता है, और आपने डाइट में सैचुरेटेड फैट्स की बात की कि सुपर सैचुरेटेड फैट्स ना ले। क्या क्या चीजें होती हैं जो सुपर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं और जो कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं? कुछ ऐसे नाम आप लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, सो दैट ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इनकी वजह से गॉल स्टोन का खतरा बढ़ता है। राइट, जिसको हम नॉर्मली जंक फूड बोलते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, मैदे वाली चीजें, छोले भटूरे, टिक्की समोसे, मतलब ये सारी चीजें जो फ्राइड हैं, ये चीजें आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को सुपर सैचुरेट कर रही है। परंतु गॉल ब्लैडर स्टोन एक लेवल तक ही डाइट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस इसका एनवायरमेंटल है, जेनेटिक है, आपके डिजीज प्रोसेसेस के साथ लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक चीज करते रहेंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन कभी नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो कभी कहीं बाहर का खाना नहीं खाया, हम तो एक्सरसाइज करते रहे, वेट हमारा नॉर्मल है, लेकिन मेरे को क्यों पथरी हुई, तो मेरे को क्यों गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया। तो इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स को हम पूरे तरीके से प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं कह सकते, बट यस, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपको गॉल स्टोन्स के चांसेस कम होते हैं और आपको बाकी चीजों में भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है। एक और चीज डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि सबका लाइफस्टाइल ठीक है, उसके बावजूद भी वो हैं मतलब रिस्क पर, जेनेटिक मेकअप ऐसा हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो कैसे? क्या अगर हवा खराब है, पानी, खाना खराब है, तो इससे हो सकता है गॉल स्टोन? बिल्कुल, खराब कहना मुश्किल है, पर एक तरीके के मिनरल्स अगर उस सॉइल के अंदर हैं, एक तरीके का हमारा जेनेटिक पूल है, इसकी जेनेटिक टेंडेंसी भी रहती है, तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अब नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर वो कॉमन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ इंडियंस का लाइफस्टाइल जो है वो साउथ इंडियन से खराब है, या वो आपके अगर वेस्टर्नर से खराब है, और वो शुरू से ही रहा है। तो ये बेसिकली हमारा एक एनवायरमेंटल जेनेटिक काफी कंपोनेंट है इसके अंदर, और इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है और इसका टाइम पे लक्षण का पता होना और उसको इलाज कराना, रादर देन कि उसे इग्नोर करें। किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है और वो इग्नोर कर रहे हैं कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो वो खराब है, वो चीज गलत हो सकती है। गॉल ब्लैडर का एग्जैक्टली हमारी बॉडी में काम क्या होता है और क्या ऐसी चीजें होने लगती हैं कि उसमें फिर पथरी बनने लगती है? गॉल ब्लैडर का रूटीन काम होता है, जब हम खाना खाते हैं वो बाइल को एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है। लिवर एक बाइल करके या पित्त को सिक्रेट करता है, जिसे हिंदी में पित्त कहते हैं, जो खाने के डाइजेशन में मदद करती है। वो एक बाइल डक्ट के थ्रू लिवर से इंटेस्टाइन में जाता है। उस बाइल डक्ट की साइड में गॉल ब्लैडर एक पानी की टंकी की तरह लगा है। जैसे पानी की टंकी में हम एक्स्ट्रा पानी स्टोर करते हैं, गॉल ब्लैडर बाइल को एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है। जब हम कोई फैटी फूड या कोई भी खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे एक्स्ट्रा बाइल इंटेस्टाइन में चला जाए। जो लिवर से डायरेक्टली आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बाइल आ जाए। अब वो डाइजेशन में मदद करता है। अगर गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी खराब हो जाए, मान लीजिए आपकी पानी की टंकी का वॉल्व खराब हो गया, तो उसमें अब ना पानी आ रहा है ना जा रहा है, और उधर अब जब पानी खड़ा हो जाएगा तो कुछ दिनों में उसमें कीचड़ बनेगा, सुपर सैचुरेट होंगे जो उसमें आपके सॉल्यूट्स हैं। तो सिमिलरली गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल सैचुरेशन होनी शुरू हो जाती है जब गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर देता है और उसमें पथरी बनती है, और धीरे धीरे वो पथरी जो है उसमें इन्फेक्शन करती है, उसमें सूजन आती है और उसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन गॉल ब्लैडर फटने का भी रिस्क रहता है। अच्छा। और उसमें पस पड़ने का रिस्क रहता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर को जब हम
गॉल स्टोन्स की वजह से निकालते हैं उस वक्त गॉल ब्लैडर कई सालों से काम नहीं कर रहा होता, तो काफी साल जब काम नहीं करता तब उसमें पथरी बनती है। इसलिए गॉल ब्लैडर को निकालने से कोई आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जिससे कि उनकी डाइजेशन में कोई इश्यू आए। तो जो डाइजेशन आपकी गॉल ब्लैडर जब खराब हुआ तब से चल रही है पिछले कई सालों से, वैसी चलती रहेगी, पर आप काफी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। क्योंकि जब गॉल ब्लैडर स्टोन अगर वो नीचे खिसक जाए तो मेन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपके घर की मेन पानी की सप्लाई ब्लॉक हो गई तो तहलका मच गया, तो वहां पर जॉन्डिस हो गया, तो पैंक्रियाज में सूजन आ गई, पैंक्रियाटाइटिस हो गया। पैंक्रियाटाइटिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और लंबे समय गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है तो मिकोजा को इरिटेट करके वो ट्यूमर का या कैंसर का भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए जो अमूमन सलाह दी जाती है वेस्ट में ये सलाह दी जाती है कि जब तक गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन ना हो तब तक उसका ऑपरेशन ना कराएं। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब एक मेडिकल साइंस डेवलप हुई है, उसके अंदर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की पहली प्रेजेंटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन इज अ कॉम्प्लिकेशन। अगर आप जब तक लक्षण ना हो तब तक गॉल ब्लैडर को लेकर बैठेंगे, स्टोन्स को लेकर बैठेंगे, तो कभी भी पैंक्रियाटाइटिस, जॉन्डिस या इवन ट्यूमर भी डायरेक्टली नजर में आ सकता है। तो इट इज बेटर कि आप एक सेफ जगह पर जाके गॉल ब्लैडर स्टोन्स को निकलवा लें। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को पहचानने के लिए हम लक्षण कैसे समझे? क्योंकि लोग तो कई बार लोअर एब्डोमिनल का पेन लेकर के आते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ लोग नौजिया वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या लक्षण क्लासिकल ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे, मतलब पित्त की थैली में पथरी बन चुका है? देखिए, जो क्लासिकल लक्षण है गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो उसमें राइट साइड में पेन होता है और पेट के ऊपर वाली साइड में पेन होता है। तो एक तेज पेन होगा जो पेट की अपर राइट एंड अपर एब्डोमेन के अंदर होगा, और जिसके साथ वॉमिटिंग आती है, और ये पेन हमारा राइट शोल्डर में या बैक के अंदर भी रेफर होता है। तो यहाँ से अगर पीछे जा रहा है, राइट शोल्डर में जा रहा है, तेज दर्द हो रहा है और उसके कुछ घंटे रह सकता है और उसके बाद ये रुक जाता है, तो इसे बिलियरी कोलिक कहते हैं। ये एक टिपिकल लक्षण है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से गैस भी बनती है, एसिडिटी भी होती है, ब्लोटिंग भी होती है। अच्छा। वो एटिपिकल सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। उसके अलावा अगर कभी इससे पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है तो पूरे पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, और जो एकदम से बहुत खतरनाक हो सकता है। या अगर वो बाइल डक्ट में जाके स्टोन फंस जाए तो पीलिया हो सकता है। तो किसी को जॉन्डिस हो सकता है, किसी के आंखों में पीलापन आ सकता है, पेशाब में पीलापन आ सकता है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और पीलापन आ गया पेशाब में, तो पथरी होने के बहुत चांसेस हैं। और कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो गॉल ब्लैडर फट के और पूरे पेट के अंदर बहुत तेज दर्द और पस भी भर सकती है। कुछ ऐसे सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है। मान लीजिए कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स पर है, कोई ऐसी दवाइयों पर है, स्टेरॉइड्स पर है, या डायबिटिक है, उनके अंदर गॉल ब्लैडर के लक्षण छुप जाते हैं, तो उसमें लक्षण बहुत लेट आते हैं। हाँ। और ऐसे केसेस के अंदर मरीजों को बहुत बारी लेट पता चलता है। इसलिए आई थिंक ये जो हेल्थ चेकअप्स के अंदर भी हम कई बारी गॉल ब्लैडर स्टोन्स को अर्ली स्टेज में पकड़ के उनको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो कौन से टेस्ट करा सकते हैं अगर हमें पहचानना हो या जानना हो? पेट का अल्ट्रासाउंड। पथरी तो नहीं है, पेट का अल्ट्रासाउंड। पेट का अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे अच्छा टेस्ट है। एक इकलौते टेस्ट से आपको पित्त की थैली की पथरी है, नहीं है, कहाँ पर है, क्या और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं करी, वो सारा उससे पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है सिर्फ पेट का ही कराना होता है? सिर्फ पेट का। सिर्फ पेट के अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, और वो मतलब पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स को हर अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर को ये पता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो वो जरूर नजर से देखते हैं। ठीक है। तो जैसे अल्ट्रासाउंड में किसी को समझ में आ गया और उनको लक्षण भी आ रहे हैं कि हाँ उनके पित्त की थैली में पथरी बना है, इसके बाद उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं? उन्हें एक लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है अल्ट्रासाउंड में और आपको कोई दिक्कत है नहीं है, एक बार कंसल्ट करना चाहिए। वो देखेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे कि आपको सर्जरी करानी चाहिए या कोई दवाइयाँ लेनी है या कोई और उसका ट्रीटमेंट करना है। ऑल्दो गॉल ब्लैडर स्टोन का मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज सर्जरी, और पहले इसे ओपन सर्जरी से किया जाता था। बहुत बड़ा चीरा लगता था, एक महीना पेशेंट्स उठ नहीं पाते थे। पर अब लेप्रोस्कोपी जो है पिछले 40 साल से इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, और उसमें बहुत छोटे छोटे पंक्चर्स से
गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं और बहुत ही फास्ट रिकवरी है। तो हम सुबह ऑपरेशन करके शाम को पेशेंट्स घर भी चले जाते हैं और घर जाके अपना चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, रूटीन काम करते हैं, 3-4 दिन में ऑफिस भी ज्वाइन कर लेते हैं। वाह, ग्रेट। एंड या अब तो लेटेस्ट इसके अंदर रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। सो रोबोटिक सर्जरी जो है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें पेन स्कोर्स और कम हो जाते हैं। उसमें बाइल डक्ट, जैसे हमने बताया कि बाइल डक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट है, उसको इंजर ना हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सर्जरी में। तो वो बाइल डक्ट रोबोटिक सर्जरी में हमें पूरी फ्लोरेसेंस में अच्छे से हरे कलर की दिख जाती है, तो उससे हम उसे आराम से बचा पाते हैं। और उसमें इंजरी के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और पेशेंट्स की रिकवरी और फास्ट हो जाती है। अभी जैसे आप सर्जरी के बारे में बता रहे थे, तो जैसे किडनी स्टोन्स की सर्जरी होती है या फिर कई बार किडनी स्टोन हो जाता है, तो कुछ ऐसे बोला जाता है कि खुद ही निकल जाएगा स्टोन। तो पित्त की थैली में पथरी बन जाता है तो कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि अगर स्टोन खुद निकल जाए तो ज्यादा बेटर, या सिर्फ सर्जरी ही? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत कंफ्यूजन होता है। किडनी स्टोन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दवाई देके उसे निकाल दें, यूरिन के जरिए, कि वो यूरिन के जरिए, यूरिन के पाइप से यूरेटर के अंदर आके और निकल जाए। तो अगर वो नहीं फंसता है रास्ते में और निकल जाता है तो पेशेंट्स की सर्जरी बच जाती है और उनका काम भी हो जाता है, तो हम भी उसकी दवाई देते हैं। परंतु गॉल ब्लैडर स्टोन को हम बाइल डक्ट के थ्रू नहीं निकालना चाहते, नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की, वो निकलते वक्त ही होती है। जैसे ही वो बाइल डक्ट में आएगा तभी वो जॉन्डिस करेगा, तभी वो पेंक्रियाज में सूजन करेगा, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जब तक गॉल ब्लैडर में पड़ा है तब तक ठीक है, तब तक सूजन कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, पर नॉर्मली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। लेकिन अगर वो बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए ऐसी कोई दवाई भी नहीं है जो आप देते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए, ना ऐसी कोई बनी है। और इसका इलाज तभी ये होता है कि आप गॉल ब्लैडर और स्टोन दोनों को निकाल दें, जिससे बाइल डक्ट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बाइल डक्ट हमारी लाइफलाइन है। तो जैसे बाइल डक्ट में चला गया जो पथरी है, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसे आपने कहा कि जान जाने का भी खतरा रहता है। अगर बाइल डक्ट में चला जाता है तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, पेंक्रियाटिस हो सकता है। तो फिर उसके लिए एक स्पेशल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, ERCP। एंडोस्कोपी से अंदर से हम एक एंडो डाल के पेट से बाइल डक्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। तो एक प्रोसीजर बढ़ जाता है, मतलब एक की जगह 2 प्रोसीजर हो रहे हैं, क्योंकि बाइल डक्ट को क्लियर करना उस वक्त जरूरी होता है। डॉक्टर, इसमें बहुत सारे लोग ना कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं कि जो पथरी है वो गॉल ब्लैडर में खुद ही डिसॉल्व हो जाए। तो कई लोग एप्पल जूस, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे लोग बताते हैं कि अगर आपको पित्त की थैली में पथरी हो गया है तो ये जूस पी लीजिए, तो जो पथरी है खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है या नहीं? देखिए, घरेलू नुस्खे हमारे यहाँ हर बीमारी के हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। और नॉट जस्ट घरेलू, बट बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी बैठ के गॉल ब्लैडर स्टोन की दवाई दे रहे हैं, और वो हमने ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं उन चीजों की कि गॉल ब्लैडर तो खराब था ही, दवाई से लिवर और खराब हो गया और गॉल ब्लैडर स्टोन वहीं के वहीं है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है। और अगर किसी के पास है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएं, उसको पब्लिक के सामने प्रूव करें, तो हम सारे इन ऑपरेशंस को बंद करें और सबको वो दवाई देना शुरू करें। क्योंकि हम में से कोई भी साइंटिफिक आदमी ये नहीं चाहता कि हमें ऑपरेशन करना पड़े। तो इफ समवन हैज दैट मेडिसिन, दे शुड कम, पब्लिश इट साइंटिफिकली, तो पूरी दुनिया में गॉल ब्लैडर सर्जरी बंद हो जाएगी। दिस विल बी मिलियंस ऑफ सर्जरीज सेव्ड एवरी ईयर, सो मेनी लाइव्स विल बी सेव्ड एवरी ईयर इफ यू हैव अ मेडिसिन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई इसे प्रूव नहीं कर पाया, कोई अपनी मेडिकेशन को प्रूव नहीं कर पाया, बेशक वो कोई भी पैथी हो, जहां पर कोई भी प्रैक्टिशनर कुछ भी बोल के आगे दवाई दे रहा है। सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में इसकी कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, कोई ऐसा नुस्खा नहीं है। और इसको ऑपरेट करके निकलवाना, एक सेफ जगह पर निकलवाना इज अ गुड ऑप्शन। एंड प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसे किसी ऐसी जगह करवाएं जहां पर सर्जरी इज नॉट सेफ, बट इफ यू गेट अ सेफ सर्जरी डन, इट्स अ केक वॉक। ओके, तो सर्जरी की कैसे जाती है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए? सर्जरी इसकी, जैसा हमने डिस्कस किया, लेप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से की जाती है। ओपन सर्जरी अब ऑलमोस्ट इसकी आउट है, ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे दूरबीन से छोटे छोटे की होल सर्जरी इसे कहते हैं। 5 mm के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 5 mm का कैमरा होता है, वो पेट के अंदर जाके। कहाँ से डाला जाता है?
वो नाभि से ठीक है। नाभि से डाल के और छोटे छोटे पंक्चर्स करके बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट करके आसपास के टिश्यू से अलग करके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। पेनफुल होती है सर्जरी? एनेस्थीसिया में होती है, हाँ, सो ओटी में पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता, दे आर स्लीपिंग व्हेन द सर्जरी इज डन। व्हेन दे वेक अप कोई ऐसा पेन नहीं होता, 2 घंटे बाद वो चल फिर रहे होते हैं और शाम तक या अगले दिन सुबह घर चले जाते हैं। एंड 2-3 दिन में हमने अपने साथ कितने डॉक्टर्स का किया है, तो अगर हमने उनका ऑपरेशन फ्राइडे को किया, सैटरडे उन्हें घर भेजा, मंडे से वो हमारे साथ आके बाकी लोग के ऑपरेशन कर रहे होते हैं। अरे वाह, सो इट्स एज क्विक एज दैट, नॉर्मल है। हाँ, ठीक है। सर्जरी में स्टोन्स जो हैं उसका साइज कितना मैटर करता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है और उस हिसाब से क्या सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? राइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने छोटे स्टोन्स होते हैं वो आगे खिसकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो 1 mm का स्टोन है, 2 mm के स्टोन है, इसको ना करें, वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो छोटे स्लज रेता, कुछ गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होते, स्लज होता है। स्लज मींस रेता जैसा होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो आराम से बाइल डक्ट में ड्रॉप हो जाता है और उससे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कई बारी हमने hundreds thousands of stones निकाले हैं एक गॉल ब्लैडर में से। एक में से thousands of stones। कितना साइज होता होगा? छोटे छोटे 1 mm 2 mm बिल्कुल पतले पतले, और गॉल ब्लैडर स्टैंड होके 5-6 गुना साइज का हो जाता है। ऐसे ही बड़े स्टोन्स भी खतरनाक होते हैं। जब 2, 3, 4 सेंटीमीटर के स्टोन्स हो जाते हैं तो उसमें एक सिंड्रोम होता है, मेरिजी सिंड्रोम। मतलब वो जो स्टोन है वो बाइल डक्ट के ऊपर प्रेशर करता है और वो बाइल डक्ट में स्लिप नहीं हुआ पर ऊपर से ही प्रेशर डाल के उसको ब्लॉक कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड मेरिजी सिंड्रोम व्हिच अगेन कॉजेज जॉन्डिस एंड प्रॉब्लम्स। और बड़े स्टोन्स में लंबे समय रह के कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। तो 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन में लंबे समय में म्यूकोजल इरिटेशन की वजह से ट्यूमर बनने का चांस रहता है। तो हमने बड़े स्टोन्स 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर के भी गॉल ब्लैडर से एक गॉल ब्लैडर से निकाले, तो एंटायर गॉल ब्लैडर वाज रिप्लेस्ड विद जस्ट अ बिग स्टोन। एंड ऐसे ही कई बारी अगर किसी को 70 साल 80 साल की उम्र में गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट होते हैं तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अब एज हो गई, अब छोड़ते हैं, जब बहुत दिक्कत करेगा तब देखेंगे, सिम्टम्स को छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे 90+ ईयर्स के पेशेंट्स के ऑपरेशन किए हैं जिनका गॉल ब्लैडर, क्योंकि वो पता था 10 साल से पथरी है बट 80 साल की उम्र में ऑपरेशन नहीं करा रहे थे। अब वो गॉल ब्लैडर परफोरेट हो गया, जब गॉल ब्लैडर फट ही गया तो उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, उस वक्त हमें सर्जरी करनी पड़ी। तो ऐसे केसेस भी हमने कई सारे रोबोटिक सर्जरी से किए हैं एंड दे हैव डन वेल। बट स्टिल वी टेल कि अगर आपकी एज ज्यादा भी है तब भी उसको नेग्लेक्ट ना करें क्योंकि इट कैन बिकम अ टर्मिनल इवेंट। कल को एक प्रिवेंटेबल चीज जो है आगे जाके जब एज ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो इट इज बेटर कि आप उसे इलेक्टिवली समय रहते, इट इज, वो कहता है ना, इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस रादर देन ब्लीड इन वॉर। सो जब आपके पास समय है आप उसे प्लान करके अपना ठीक करा लें। आपने जिसका एग्जांपल दिया कि शायद वो 10 साल से इग्नोर कर रहे थे, तो 10 साल से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे उनको? नहीं, कुछ उन्हें तो सिम्टम्स आ रहे थे। सो बट कई लोगों को 10-10 साल तक सिम्टम्स आते भी नहीं है। नहीं आते हैं कुछ भी सिम्टम। हाँ, सो देयर आर मेनी पेशेंट्स जिनको सिम्टम नहीं आते हैं, वो सिम्टम्स को नेग्लेक्ट करते हैं, तो मरीज एटलीस्ट ये बोलते हैं कि हमें कोई लक्षण नहीं आ रहा, ऑल्दो उन्हें ब्लोटिंग, गैस, ये वो प्रॉब्लम्स हो रही होती है, उनको लगता है कि कॉमन है, वो तो सबको होती रहती है, हमें गॉल ब्लैडर स्टोन की दिक्कत नहीं है। एंड इट कैन स्टिल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इसके सिम्टम्स कई सालों तक नहीं आते। पर एज आई सेड, स्पेशली इन आवर ज्योग्राफी नॉर्थ इंडिया में ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। करेक्ट। डॉक्टर, अगर कोई आज के समय में पित्त की थैली की पथरी के लिए सर्जरी कराने जा रहा है तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सी सर्जरी ऑप्ट करिए? क्योंकि हमने 2 तरह के सर्जरी की बात की और आपने कहा शुरुआत में ओपन सर्जरी भी की जाती थी। आई एम श्योर अभी भी बहुत सारी जगहों पर की जाती होगी ओपन सर्जरी, जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता होगा। तो एक बार ये भी बता दीजिए कि ओपन सर्जरी कैसे की जाती थी, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, और अगर वो आज जा रहे हैं तो कौन सी सर्जरी के लिए ऑप्ट करें? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अगर हम ओपन सर्जरी की बात करें तो ओपन सर्जरी एक काफी बड़ा यहाँ पर चीरा लगा के और गॉल ब्लैडर को निकालते थे। 91 के अंदर हिंदुस्तान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू हुई 1991 में। तो उससे पहले ओपन सर्जरी ही चलती थी और उसके बाद भी काफी समय लगा लेप्रोस्कोपी की टेक्निक को इवॉल्व होने में। तो 10, 15, 20 साल तक ओपन सर्जरी कॉमन रही।
परंतु पिछले 5-10 साल से 10 साल 15 साल से काफी कम हो चुकी है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस या मतलब बड़े शहरों में तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो ओपन सर्जरी बहुत कम देखी जाएगी। किसी के गॉल ब्लैडर में ज्यादा दिक्कत है, लेप्रोस्कोपी जो शुरू किया नहीं कर पाए तब ओपन करना पड़ा, ऐसा ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। परंतु छोटी जगहों पे, छोटे शहरों में कई जगह पर अभी भी कुछ सर्जन्स ओपन सर्जरी करते हैं। ऑल्दो वी कीप ऑन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ सर्जन्स अराउंड लेप्रोस्कोपी कि आप लेप्रोस्कोपी में स्विच करें, तो ज्यादातर जगह अब लेप्रोस्कोपी एक कॉमन सर्जरी बन चुकी है। ठीक है। अब हम लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी, दो विधि हैं जो सबसे कॉमन है गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। लेप्रोस्कोपी अभी सबसे ज्यादा कॉमनली परफॉर्म्ड है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, सेफ ऑपरेशन है, अच्छे से किया जाता है। पिछले 35 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है और बहुत सारे सर्जन इसके मास्टर ट्रेनर हैं और ट्रेन भी हैं। रोबोटिक सर्जरी पिछले 15 साल से मैं कर रहा हूँ, पिछले 25 साल से चल रही है और पिछले 5 साल से इसका ओवरऑल टेकअप इंडिया के अंदर ज़्यादा बढ़ा है और इसमें और ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है। इसमें आपका जो पेन है और कम हो जाता है, रिकवरी और फास्ट हो जाती है और आपकी बाइल डक्ट इंजरी के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। ठीक है। आपको 3D विजन मिलती है, फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी से आप ICG फ्लोरेसेंस से पूरी बाइल डक्ट को देख लेते हैं। एंड आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है लेप्रोस्कोपी के, स्ट्रेट स्टिक लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रोबोटिक सर्जरी के एंडोरिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हमारे ह्यूमन रिस्ट की तरह चलते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छे से हम गॉल ब्लैडर को बाइल डक्ट से अलग करके, आसपास की स्ट्रक्चर से अलग करके निकाल लेते हैं। कॉस्ट क्या होती होगी डॉक्टर इन सर्जरीज की? तो ये सर्जरीज की कॉस्ट बहुत वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, सिटी, इंश्योरेंस, पेयर। तो ये मतलब बहुत ही वेरिड सा, बहुत वाइड क्वेश्चन है। सो इट वुड वेरी फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 50,000 to 1,50,000 इतने इसके अराउंड में चल सकता है। तो सर्जरी में आपने जैसे कहा कि गॉल ब्लैडर ही पूरा निकाल दिया जाता है, तो जब पित्त की थैली निकाल दी जाती है पूरी तरीके से, तो फिर लाइफ नॉर्मल पॉसिबल है या उसकी वजह से थोड़े बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं? हाँ, सो गॉल ब्लैडर को जब हम पूरा निकाल देते हैं उसके बाद आपकी डाइजेशन नॉर्मली चलती रहती है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था गॉल ब्लैडर खराब हो चुका है। हाँ। उसकी वजह से उसमें स्टोन बने, तो कई सालों से वो काम ही नहीं कर रहा था, तो वो जैसे आपकी डाइजेशन चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, इनफैक्ट उससे बेटर ही होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैक्टीरियल नाइडस होते हैं, कुछ साल्मोनेला टाइफी और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गॉल ब्लैडर में जाके बैठ जाते हैं। जब वो निकल जाता है तो वो आपकी ओवरऑल जो डाइजेशन है दैट बिकम्स ओनली बेटर। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि गॉल ब्लैडर निकल गया है, अब मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे को ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन नहीं होगी, मेरा और कोई ऑर्गन ऐसा निकल गया तो अब तो यहाँ खाली हो गया है, या मेरा वजन बढ़ गया है गॉल ब्लैडर निकलने के बाद, या गॉल ब्लैडर निकलने से मैं ये नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक दे आर ऑल मिथ्स। साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को थोड़ा पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी सिंड्रोम में थोड़ा डायरिया हो सकता है, बट बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट करती है और कोई ऐसी लॉन्ग टर्म इश्यूज नहीं रहते। आप सब कुछ खा पी सकते हैं जो आप नॉर्मली खाते हैं, जो आप गॉल ब्लैडर सर्जरी से पहले खाते हैं, आप सब खा पी सकते हैं। उसमें कोई ऐसा परहेज भी नहीं है जो कोई लॉन्ग टर्म आपको करना हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा डाइटरी है रेस्ट्रिक्शन कि ये खाने की चीजों का परहेज रखना चाहिए? फॉर अ वीक 10 days जंक फूड और फ्राइड चीजें नहीं खानी होती है। उसके बाद आफ्टर 2 weeks एनीथिंग कैन बी टेकन, खा सकते हैं आप, सब कुछ खा सकते हैं। एक्सरसाइज का भी है कुछ कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या की जानी चाहिए? राइट, तो पेट की एक्सरसाइजेस 1 महीने तक अवॉइड करते हैं। जब भी हम पेट का ऑपरेशन करते हैं कोई, तो 1 महीने तक आप पेट की कोई एक्सरसाइज, हैवी वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। पर अदरवाइज रूटीन लाइफस्टाइल, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि पेशेंट्स अपनी गाड़ी लेकर हमारे यहाँ आते हैं, सुबह पार्क करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, अगले दिन डिस्चार्ज होके अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस घर जाते हैं। अरे वाह। सो इट इज इट इज अ वेरी स्मूथ सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर आपके अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज अगले दिन से पूरे शुरू हो जाते हैं। बैठने में, चलने में इस तरह की कोई परेशानी होती है, या फिर जो लोग जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है खास करके कि हमारी तो सिटिंग जॉब है, तो अगर हमारी पित्त की थैली निकल गई तो हम बैठ पाएंगे लंबे समय तक या नहीं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम हमारे तो
अभी मैंने परसों किया, तो सुबह हमने किया, शाम को हम घर पे गए तो वो पहले ही जूम मीटिंग के ऊपर लगे हुए थे और अपना हॉस्पिटल के अंदर ही पूरा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। सो आज की जनरेशन जो बहुत सारा घर से काम कर रही है, रिमोटली काम कर रही है, दे आर एबल टू रिज्यूम देयर वर्क ऑन द सेम डे ऑफ सर्जरी, नॉट इवन द नेक्स्ट डे। ठीक है, जितना मर्जी बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज की, अगर कई बार लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब उन्होंने सर्जरी नहीं कराई है तो कुछ समय के लिए उनको अटैक आया, दर्द हुआ, सिम्टम्स दिखे, फिर लंबे समय तक के लिए बंद हो गए, फिर अटैक आए, तो ये क्यों होता है कि बीच में आ रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं? राइट, ये बेसिकली जब हमारा जो स्टोन है वो मूवेबल होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब वो स्टोन जाके गॉल ब्लैडर की नेक पे फंस जाता है तो गॉल ब्लैडर में पीछे एकदम से सूजन आ जाती है। तो क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से जो इग्रेस है उसको रोक देता है, तो उस सूजन की वजह से पेन होता है, और वो पेन जो है वो कोशिश कर रहा होता है गॉल ब्लैडर को मोबाइल करके और उसको नेक से हटाने का स्टोन का। तो जब स्टोन नेक से हट जाता है तो फिर पेन बंद हो जाता है, और फिर वो हो सकता है कुछ महीनों तक ना आए वापस नेक पे। और जब वो नेक पे होता है तो वो आपका नीचे सीबीडी में जाने का भी चांस रहता है। तो कई लोग को पेन इसलिए होता है कि वहां से स्लिप होके कुछ छोटा मोटा स्टोन बाइल डक्ट में आ गया, बाइल डक्ट में आ गया, पेन हुआ, जॉन्डिस हुआ, बट इफ बाय गॉड्स ग्रेस वो खुद से निकल गया तो आपका पेन बंद हो जाएगा, जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा, और फिर वो तब होगा दोबारा जब दोबारा अगला स्टोन जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक और डॉक्टर सवाल ये है कि अब प्लीज इसको क्लियर कर दीजिएगा, लोगों को लगता है कि अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है तो क्या फिर से हो सकता है पित्त की थैली में पथरी? राइट, सो क्योंकि गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो उसमें दोबारा से नहीं हो सकता है। तो वो अगेन किडनी स्टोन के साथ कंफ्यूजन होते हैं। किडनी स्टोन में एक बार ही किडनी स्टोन बना तो बार बार बनने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन एक बार गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो दोबारा गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं बनेंगे, अनलेस अनटिल किसी को हिमोलिटिक एनीमिया या इस टाइप की प्रॉब्लम हो जिसके अंदर लिवर में ही स्टोन बन जाए। अच्छा, तो गॉल ब्लैडर स्टोन तो गॉल ब्लैडर निकल गया तो दोबारा नहीं बन सकता। फिर लिवर में, लेकिन स्टोन लिवर में बाइल, वो बहुत रेयर कंडीशन है। तो 99.9% पेशेंट्स को एक बार गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गई तो उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं बनेंगे। ओके, अगर चाहते हैं हम सभी जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ऑडियंस, कि उनको ना हो ऐसी प्रॉब्लम, कि पित्त की थैली में पथरी ना बने और गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो कुछ ऐसे टिप्स आप प्लीज बताइएगा कि इसको फॉलो करिएगा तो आप ओवरऑल भी हेल्दी रहेंगे, गॉल ब्लैडर भी हेल्दी रहेगा। राइट, तो आप हाई फाइबर डाइट लें, आप जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम रखें, मैदे वाली चीजें, तली हुई चीजें कम लें, और हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, इनका सेवन करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, उससे फायदा होता है, और इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, गॉल ब्लैडर के चांसेस भी कम हो जाते हैं स्टोन्स के। और किसी लक्षण को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है जो हमने डिस्कस किया गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे नजरअंदाज ना करके डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। बिल्कुल। एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप कुछ हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट पिछले 30-40 साल में बहुत एडवांस हो चुका है। आपने हो सकता है अपने घर के आसपास परिवार में किसी के साथ कुछ गॉल ब्लैडर के बारे में सुना हो, जो आपको लगा हो कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अब बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज अवेलेबल हैं जिसमें आपको बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, और अगर कोई भी ऐसा लक्षण है तो अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं और डॉक्टर से कंसल्टेशन। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और गॉल ब्लैडर के बारे में इतनी अच्छी खासी डिस्कशन करने के लिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। Thank you, Megha ji. It was a nice session, very good questions, and I commend you for taking up this topic. Thank you so much, doctor, and thank you so much, audience, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में फिर भी अभी कोई और सवाल रह गए हों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Live। थैंक यू।